हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये ऐसा एक टॉपिक है जो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक का इतना इम्पोर्टेंस है कि ये जो है यूजीसी नेट, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, डी ट्रिपल एस पी का हो, एनवीएस केवीएस का हो, जितने भी एग्जाम्स हैं, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पूछा जाता है, सवाल अक्सर आता है। तो आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों, वो है विजयनगर एम्पायर की। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य यानी विजयनगर एम्पायर की बात करेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य अपने ही आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज्यादातर क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में यहाँ से देखे जाते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो इस पूरे चैप्टर का एक तरीके से रिवीजन होगा। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और दूसरे साथियों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, यानी विजयनगर साम्राज्य। तो सबसे पहले अगर हम विजयनगर एम्पायर की लोकेशन को देखें कि विजयनगर जो साम्राज्य है ये भारत में कहाँ पर स्थित था, तो आप ये भारत का दक्षिणी हिस्से का जो है मानचित्र देख रहे हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं, ये यहाँ है विजयनगर एम्पायर। ठीक है, यानी कि ये आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से सटा हुआ, थोड़ा सा इसका महाराष्ट्र और ज्यादातर इसका आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है। तो ये वाला जो साम्राज्य है ये है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, कृष्णा नदी और यहाँ से तुंगभद्रा रिवर, ठीक है, इसके इस साम्राज्य के बिल्कुल पास से बहती थी। ठीक, तो ये तो विजयनगर की लोकेशन हो गई। अब हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से राजवंश थे और किस किस राजवंश में क्या खास बात थी। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके फाउंडेशन किसकी स्थापना की, कि विजयनगर साम्राज्य को किसने स्थापित किया, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इसके संस्थापक की, तो इसमें दो नाम है, एक है हरिहर और दूसरा है बुक्का। ये दोनों भाई थे जिन्होंने साल 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो साल 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी और इसको स्थापित करने वाले कौन थे, ये थे हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे। ठीक है, आगे इसके अलावा अगर हम आगे देखते हैं, तो ये दोनों जो भाई थे हरिहर बुक्का, ये वरांगल यानी काकाती राज्य के जो राजा था, काकाती वंश के जो राज्य थे, तो उसके ये सामंत हुआ करते थे। ठीक है, बाद में ये कंपिली यानी आधुनिक कर्नाटक राज्य में जाकर दोनों भाई मंत्री बन जाते हैं। ठीक है, तो जब कंपली में मोहम्मद बिन तुगलक आक्रमण करता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक कंपली में आक्रमण करने के बाद इन दोनों भाइयों को क्या करता है, बंदी बना लेता है और इनका धर्म जो है कन्वर्ट हो जाता है, ये हिंदू से मुस्लिम बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपली पर आक्रमण कर दोनों भाइयों को बंदी बनाया और दोनों ने क्या किया, इस्लाम को स्वीकार किया, परंतु बाद में अपने गुरु विद्यारण्य के प्रभाव से ये वापस हिंदू धर्म में लौट आए और इन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे। इन्होंने पहले इस्लाम धर्म को कन्वर्ट किया था क्योंकि इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने बंदी बना लिया था, परंतु बाद में ये वापस हिंदू धर्म में लौट आते हैं अपने गुरु के प्रभाव से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे अगर हम बात करें इसकी डायनेस्टी की, ठीक है, कि कौन कौन से राजवंश थे विजयनगर में, किन किन राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आता है पहला संगम वंश। ठीक है, तो हरिहर बुक्का जो थे ये संगम वंश से बिलोंग करते थे और इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहला वंश था संगम वंश, क्योंकि संगम जो था इनके पिता का नाम था, इसीलिए इन दोनों ने अपने पिता के नाम पर इस वंश की स्थापना की। और संगम वंश का जो टाइम पीरियड है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, 1336 से 1485, क्योंकि जितने भी साम्राज्य राजवंश जो है विजयनगर में आए, इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है, इनका क्रम पूछा जा सकता है कि
एक क्रोनोलॉजी बताइए कि कौन सा साम्राज्य किस वर्ष था। ठीक है, तो संगम वंश जो है ये 1336 से 1485। उसके बाद आता है सालू वंश 1485 से 1505। नेक्स्ट सालू वंश के बाद आता है तुलु वंश। तुलु वंश जो है ये 1505 से लेके 1565। और फाइनली जो लास्ट इसका जो राजवंश होता है विजयनगर का, वो होता है अराविडु वंश, जो 1570 से 1652 तक है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर संगम वंश की, तो सबसे पहला वंश जो है यहाँ पर संगम वंश है। तो संगम वंश की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि संगम वंश का टाइम पीरियड 1336 से 1485 है, और संगम वंश को की स्थापना करने वाले जो थे वो हरिहर और बुक्का थे। तो हरिहर प्रथम जो है ये इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 1336 से 1356 का। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला, जैसे संगम वंश का प्रथम शासक था हरिहर, इसकी पहली राजधानी जो थी वो अनेगोंडी थी। अनेगोंडी इसकी पहली राजधानी थी जो तुंगभद्र नदी के किनारे थी। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे थी? तुंगभद्र नदी के किनारे इसकी ने अपनी राजधानी बसाई थी अनेगोंडी। और इसकी जो दूसरी राजधानी थी वो थी विजयनगर। ठीक है, यानी हम्पी। ठीक, अब अगर इसके बात करते हैं साम्राज्य विस्तार की, तो हरिहर प्रथम ने अपना साम्राज्य जो है वो कृष्णा नदी से लेकर कावेरी नदी तक जो है उसका विस्तार किया था। प्रशासनिक व्यवस्था में इसने काकाते राजवंश के जो राजा थे उनका ही मॉडल, उनका ही राज्य व्यवस्था का इसने अनुसरण किया था। इसने अपने राज्य को विभाजित किया था किसमें? देश में, स्थल में और नाडु में। ठीक है, तो इसने अपने राज्य को इन 3 भागों में, देश, स्थल और नाडु में विभाजित कर दिया था, और इसने काकातीय राज्य व्यवस्था के मॉडल को ही अपनाया था। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगर इसकी इसकी जो मृत्यु है साल 1356 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसकी मृत्यु के बाद इसी का छोटा भाई यानी बुक्का प्रथम जो है वो गद्दी पर बैठता है। तो बुक्का प्रथम जो है ये हरिहर प्रथम का भाई है। ठीक है, और ये गद्दी पर बैठता है साल 1356 में, और इसका टाइम पीरियड 1356 से लेके 1377 तक का है। इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी ये विद्या और साहित्य का संरक्षक था। ठीक है, इसे विद्या और साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। इसने मदुरई, जो मदुरई है, इसने वहां पर भी जीत हासिल की, और इसका जो साम्राज्य है वो रामेश्वरम तक फैल गया। यानी मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इसने तमिलनाडु में मदुरई तक जीत हासिल की और अपना साम्राज्य रामेश्वरम तक फैला दिया। ठीक, आगे अगर हम बात करते हैं उसी राजवंश, मतलब संगम राजवंश जब टाइम पीरियड का जो टाइम पीरियड चल रहा था, उसी टाइम पीरियड में एक और राज्य का उदय हुआ जिसको हम बोलते हैं बमानी राज्य। ठीक है, तो बमानी राज्य की स्थापना है ये 1347 में हुई थी, और इसके संस्थापक थे अलाउद्दीन हसन बमन शाह, जिसे हम अलाउद्दीन बमन शाह भी कहते हैं या हसन गंगू भी बोलते हैं। इसको हसन गंगू भी बोलते हैं, हसन गंगू। ठीक है, ठीक है, तो हसन गंगू यानी अलाउद्दीन बमन शाह, इसने ही 1347 में बमानी राज्य की स्थापना की थी। ठीक, अगर बात करते हैं तो बमानी राज्य और विजयनगर साम्राज्य का जो संघर्ष का जो प्रमुख जो कारण था वो था तुंगभद्रा दोआब, कृष्णा नदी और कावेरी नदी का डेल्टा, और मराठावाड़ा का क्षेत्र। ये 3 जो ऐसे क्षेत्र हैं जिसकी वजह से बमानी राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में आपस में टकराव होता था। ठीक, अब जब बुक्का प्रथम की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद बुक्का प्रथम के बाद अगला जो राजा बनता है वो बनता है हरिहर सेकंड। इसका टाइम पीरियड 1377 से लेके 1404 का है। तो इसके बारे में अगर इंपॉर्टेंट चीज देखें तो क्या है कि ये विजयनगर का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। आपसे पूछ सकता है कि वो कौन सा संगम वंश का राजा था जिसने महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की, तो वो था हरिहर सेकंड। ये विद्वानों का और विद्या का संरक्षण करने वाला था। ये ना केवल विद्वानों और विद्या का संरक्षण करता था बल्कि युद्ध में भी काफी निपुण था। इसको राज वाल्मीकि की उपाधि दी गई है। इसको क्या उपाधि गई है? राज वाल्मीकि। इसको राज वाल्मीकि की उपाधि दी गई है, राज वाल्मीकि। ठीक, और इसके जो मंत्री थे सारणाचार्य इसके मंत्री थे। इसने जैन और वैष्णव दोनों धर्मों को इसने संरक्षण प्रदान किया, मतलब ये धर्म को लेकर कट्टर नहीं था। इसके बाद अगला जो राजा आता है वो आता है
देवराय प्रथम। देवराय प्रथम का टाइम पीरियड 1406 से 1422 तक का है। अब देवराय प्रथम के समय में सबसे इंपॉर्टेंट घटना जो घटी वो बमानी राजा फिरोज शाह के साथ संघर्ष, यानी देवराय प्रथम का बमानी राजा फिरोज शाह के साथ संघर्ष हुआ। ठीक है, और इस संघर्ष में देवराय प्रथम हार गया और फिरोज शाह जीत गया, जिसके बाद देवराय प्रथम ने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह के साथ किया। ठीक है, और दहेज में भी इसको काफी चीजें दी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देवराय प्रथम ने क्या किया, देवराय प्रथम के समय में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इटली का एक यात्री था निकोलो कॉन्टी। इसके टाइम पीरियड में, ये देवराय प्रथम के टाइम पीरियड में निकोलो कॉन्टी जो है भारत में आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया ताकि नहरों के माध्यम से जो राज्य के किसान हैं उन तक सिंचाई की सुविधा पहुंच सके, और इसने 10,000 मुस्लिम सैनिकों की भर्ती की थी। ठीक है, इसने क्या की थी, 10,000 मुस्लिम सैनिकों की भर्ती की थी। तो ये पहला ऐसा शासक था जिसने अपने टाइम पीरियड में 10,000 मुस्लिम जो है सैनिकों की भर्ती की थी। और ये इंपॉर्टेंट है ये वाला कि निकोलो कॉन्टी किसके टाइम पीरियड में भारत आता है, देवराय प्रथम के टाइम पीरियड में भारत आता है। ठीक, इसकी मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए जो अव्यवस्था फैल गई, लेकिन रामचंद्र नाम का अगला जो है शासक बनता है, लेकिन वो 6 माह तक ही शासन करता है। उसके बाद शासन पर किसका अधिकार होता है, देवराय सेकंड का। देवराय सेकंड जो है ये 1422 से लेकर 1446 तक विजयनगर का राजा रहता है, और संगम वंश का सबसे महान शासक होता है। इसकी उपाधि होती है गजवेटकर यानी हाथियों का शिकारी। इसको गजवेटकर यानी हाथियों का शिकारी भी बोलते हैं। इसको प्रौढ़ देवराय, प्रौढ़ देवराय भी बोला जाता है। प्रौढ़ देवराय इसकी उपाधि थी, प्रौढ़ देवराय। इसे गजवेटकर यानी हाथियों का शिकारी भी बोला जाता है। ठीक है, इसने सेना में 2000 तुर्की घुड़सवार भर्ती किए। इसने सेना में मुस्लिम सैनिकों की संख्या को बढ़ाया। इसके दरबार में तेलुगु कवि श्रीनाथ जो थे उनको संरक्षण दिया गया। ठीक है, और इसके टाइम पीरियड में अब्दुल रजाक यानी फारस का एक यात्री था जो इसके दरबार में आया था। तो आपसे पूछ सकता है कि अब्दुल रजाक जो फारस का यात्री था वो किसके टाइम पीरियड में आता है, वो आता है देवराय सेकंड के टाइम पीरियड में। और निकोलो कॉन्टी किसके टाइम पीरियड में आता है, वो देवराय फर्स्ट के टाइम पीरियड में आता है। देवराय सेकंड को गज बेटकर यानी हाथियों का शिकारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनका टाइम और इनकी कौन कौन सी उपाधि थी ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे हम देखते हैं जैसे अब्दुल रजाक जब इसके टाइम पीरियड में विजयनगर में आता है तो वो एक लाइन बोलता है क्या, कि विजयनगर संसार का सबसे भव्य नगरों में से एक था, जो इसने आज तक कभी भी नहीं देखा था, इतना सुंदर और इतना भव्य नगर। ये लाइन अब्दुल रजाक अपने जो है बताता है कि विजयनगर संसार का सबसे भव्य नगरों में से एक है, और इस जैसा नगर इसने आज तक कभी नहीं देखा। तो अगला जो शासक आता है देवराय सेकंड के बाद वो आता है मल्लिकार्जुन। ठीक है, मल्लिकार्जुन यानी 1446 से 1465 तक। अब मल्लिकार्जुन के टाइम पीरियड में चीनी यात्री जो महुआन था वो इसके टाइम पीरियड में आता है। ठीक है, इसको विरूपाक्ष, अब इसके टाइम पीरियड के मतलब इसकी मृत्यु के बाद यानी मल्लिकार्जुन की मृत्यु के बाद अगला जो राजा बनता है वो बनता है विरूपाक्ष सेकंड, यानी 1465 से 1485 तक। ये संगम वंश का अंतिम शासक होता है। ठीक है, और इसकी मृत्यु 1485 में हो जाती है। ठीक, अब इसकी मृत्यु के बाद अगला जो राजवंश आता है वो आता है सालू वंश। सालू वंश 1485 से लेके 1505 तक। तो सालू वंश में जो है सबसे पहला जो इस वंश का संस्थापक होता है वो होता है सालू नरसिंह। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 1485 से लेके 1490 तक का है। यह विजयनगर का दूसरा राजवंश होता है, और सालू नरसिंह जो होता है वो इस सालू वंश का संस्थापक होता है। इस वंश का आखिरी जो राजा होता है बच्चों वो होता है इमाड़ी, इमाड़ी देवराय। ठीक है, इमाड़ी देवराय, सॉरी इमाड़ी देवराय नहीं, इमाड़ी नरसिंह, इमाड़ी नरसिंह। ठीक, इस वंश का आखिरी राजा होता है इमाड़ी नरसिंह। तो इमाड़ी नरसिंह जो होता है सुलभ राजवंश का आखिरी राजा होता है, और इसको हटाते हैं गद्दी से क्योंकि इमाड़ी नरसिंह जो है कमजोर राजा है। इसको
कौन हटाता है इसको? तालु वंश का जो शासक होता है, तालु वंश का जो व्यक्ति होता है जिसका नाम है वीर नरसिंह, तो इमाड़ी नरसिंह को उसकी गद्दी से हटाता है वीर नरसिंह, और ये उसको हटाने के बाद विजयनगर की गद्दी पर कब्जा कर लेता है, और विजयनगर में तीसरा राजवंश की स्थापना होती है जिसे हम तालु वंश कहते हैं, और इसका टाइम पीरियड 1505 से लेके 1565 तक का है। वीर नरसिंह का जो टाइम पीरियड है 1505 से लेके 1509 तक है। ये तालु वंश का संस्थापक था, और इसकी उपाधि जो थी वीर नरसिंह की भुजबल। कौन सी? भुजबल इसकी उपाधि थी वीर नरसिंह की। अब वीर नरसिंह के बाद जो अगला शासक आता है विजयनगर में, वो है राजा कृष्णदेव राय। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट रहे। विजयनगर एम्पायर में सबसे ताकतवर और शक्तिशाली राजा माने जाते हैं विजयनगर एम्पायर के राजा कृष्णदेव राय, जिनका टाइम पीरियड 1509 से लेकर 1529 तक है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी इनके टाइम पीरियड में, जैसे इन्होंने एक नया नगर बसाया नांगलपुर, जो इन्होंने अपनी माताजी को समर्पित किया था। ठीक है, कृष्णदेव राय ने अपनी माताजी को समर्पित किया एक नगर जिसका नाम था नांगलपुर। इन्होंने बहुत से अनेक मंदिर बनवाए, जैसे अगर हम बात करते हैं विठल स्वामी मंदिर। ठीक है, विठल विठल स्वामी मंदिर। ठीक, विठल स्वामी मंदिर। ठीक, इसके बाद हजार राम मंदिर, हजार राम मंदिर। तो इन्होंने कई सारे मंदिरों की स्थापना की, क्योंकि ये एक तेलुगु इनके मतलब इन्होंने मंदिर की स्थापना तो की, ये तेलुगु और संस्कृत के बहुत अच्छे जानकार थे। तो इन्होंने तेलुगु साहित्य का जो इनका जो टाइम पीरियड है वो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल बोला जाता है। ठीक है, और ये खुद भी स्वयं विद्वान और कवि थे। ठीक है, और इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा ये एक राजा कृष्ण देव राय का एक प्रमुख ग्रंथ है जो इन्होंने लिखा। ठीक, इनके दरबार में अष्ट दिग्गज नामक 8 व्यक्ति थे। इनके दरबार में अष्ट दिग्गज जो थे 8 महान तेलुगु के कवि थे, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध थे वो अल्सानी पदेन थे। और विदेशी यात्रियों की अगर हम बात करते हैं तो इनके टाइम में पायस और नुनीस, ये दोनों विदेशी यात्री, पायस और नुनीस, पायस और नुनीस के साथ साथ बारबोसा, बारबोसा ये भी एक विदेशी यात्री था जो पुर्तगाल से था, जो इनके टाइम पीरियड में भारत में आया था। ठीक है, और बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में भारत का सबसे ताकतवर राजा कृष्णदेव राय को माना है। ठीक है, तो जब कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है 1529 में, उसके बाद विजयनगर पर अगला जो शासक है वो है अच्युत देव राय, जिसका टाइम पीरियड 1529 से 1542 है। ठीक है, इसके टाइम पीरियड में सबसे प्रमुख घटना क्या होती है? पुर्तगाली जो है वो तटीय क्षेत्रों पर अपना अधिकार बढ़ा लेते हैं, और पुर्तगाली यात्री नुनीज इसके टाइम पीरियड में भारत में आता है। ठीक, इसके बाद अगला जो रूलर आता है वो है सदाशिव राय। सदाशिव राय था, ये तो विजयनगर का नाम मात्र का शासक था, जो 1542 से 1570 तक इसने टाइम पीरियड में जो विजयनगर का शासक रहा। लेकिन जो असली ताकत थी वो राम राय के हाथ में थी, और राक्षस तांगड़ी युद्ध जो है ये 1565 में होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राक्षस तांगड़ी युद्ध जो है ये कब होता है? 1565 में होता है, जो राम राय और इसके अलावा विजयनगर के जो दूसरे जो महासंघ था, ठीक है, जिसकी विजयनगर से काफी टकराव होता था, जो अहमदनगर है, बीजापुर है, गोलकुंडा है, बीदर है, ये चारों ने राक्षस तांगड़ी युद्ध में 1565 में विजयनगर के खिलाफ जो है हमला किया। इसमें बरार नहीं है। ठीक है, इस संघ में इस समय बरार नहीं था, क्योंकि बरार की गोलकुंडा से किसी बात को लेकर विवाद था, जिस वजह से इस संघ में बरार शामिल नहीं हुआ, और इन चारों ने मिलकर जो है विजयनगर पर हमला किया, जिसमें उस समय विजयनगर की शासक की जो बागडोर थी वो राम राय के हाथ में थी। परंतु हुआ क्या? विजयनगर की इस जो युद्ध में, राक्षस तांगड़ी युद्ध में हार हो गई, राम राय को मार दिया गया, और विजयनगर को जो है वो खूब लूटा। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन है? सेविल नाम का एक व्यापारी है, जिसने इस युद्ध को अपनी आंखों से देखा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो अगला वंश जो है वो आता है अराविडु वंश। ठीक है, कौन सा? अराविडु वंश, जो 1570 से लेकर 1652 तक है। इस वंश का संस्थापक होता है तिरुमल। ठीक है, और इसकी राजधानी है पेनुकोंडा।
परंतु इसका प्रमुख शासक जो है वो वेंकट सेकंड है और अंतिम शासक जो है वो रंगा थर्ड है। तो केवल इतनी ही जानकारी इस वंश से जो है इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, अगर हम आगे बात करते हैं विजयनगर की प्रशासनिक इकाइयां, तो विजयनगर की प्रशासनिक इकाइयों की अगर हम बात करते हैं तो देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, राज्य, राज्य किस में विभाजित था, मंडल में, मंडल नाडु में, नाडु स्थल और फिर ग्राम। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है सीरियल वाइज कि विजयनगर की प्रशासनिक इकाइयों में सबसे पहले राज्य, फिर उसके बाद मंडलम, फिर उसके बाद नाडु, फिर उसके बाद स्थल और फिर ग्राम। ठीक, राजा को मंत्री परिषद सलाह देती थी और राजा उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं था। हालांकि मंत्री परिषद समय समय पर राजा को सलाह देती थी। प्रांतीय शासकों में प्राय जो था वो क्या थी, स्वायत्ता प्राप्त थी। अमरम व्यवस्था प्रचलित थी। अमरम क्या है, इसमें नायक और पोलीगर व्यवस्था कहते हैं, जिसमें इनको भूमि जो है वेतन के रूप में दी जाती थी, जिससे ये अपना गुजारा करते थे। और इन नायक और पोलीगरों की अपनी सेना होती थी। जरूरत पड़ने पर जब राजा की किसी दूसरे के साथ युद्ध हो जाता था तो ये अपने राजा को सैनिक सहायता प्रदान किया करते थे। ठीक है, सैनिक सरदारों को भूमि दी जाती थी, बदले में सेना रखते थे। इन्हें नायक और पालेगर कहा गया है। ठीक, चलिए आगे अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं विजयनगर की, तो देखिए इसकी अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो मुख्य विशेषता क्या है, यहाँ पर कृषि जो है मुख्य जो व्यवसाय था। सिंचाई हेतु बांध और नहरों का निर्माण किया गया है। शहरीकरण का विकास हुआ। व्यापार और वाणिज्य का अत्यधिक जो है विकसित हुए और मंदिर आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, अगर विदेशी यात्री की बात करते हैं तो कौन कौन से विदेशी यात्री किस किस समय में आए थे, जैसे यहाँ पे लिखा निकोलो कॉन्टी, ये इटली से था, और देवराय फर्स्ट के टाइम पीरियड में ये भारत आया। इसके बाद अब्दुल रजाक जो है ये फारस के थे और ये देवराय सेकंड के टाइम पीरियड में भारत में आए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिमिंगो पायस, ये पुर्तगाल का था और ये कृष्ण देवराय के टाइम में भारत आया। इसके बाद फरनौ नूनीज, ये अच्युत देवराय के टाइम पीरियड में आया। इसके बाद निकितिन, ये रूस का था, ये मोहम्मद थर्ड बमानी के टाइम पीरियड में भारत आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से इनके बारे में जान लिया है। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर जिनसे हमारी रिवीजन होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है, सबसे पहला प्रश्न क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए 1336 में इसकी स्थापना हुई थी। विजयनगर के संस्थापक कौन थे, हरिहर और बुक्का इसके संस्थापक थे। विजयनगर का महानतम शासक कौन है, कृष्ण देव राय। और ये कृष्ण देव राय किस वंश का है, ये तालु वंश का है, तोलु वंश का है कृष्ण देव राय। ठीक है, आगे तालीकोटा का युद्ध कब होता है, 1565 में होता है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य जो है वो हार जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला विजयनगर साम्राज्य का प्रथम विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था, प्रथम राजवंश है संगम वंश है। और अमुक्त माल्यदा का लेखक कौन है, कृष्ण देव राय अमुक्त माल्यदा का लेखक है। अब्दुल रजाक किसके समय भारत में आता है, ये देवराय सेकंड के समय में आता है। विजयनगर की राजधानी क्या है, हम्पी विजयनगर। अमरा व्यवस्था किस साम्राज्य पर प्रचलित थी, ये विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तालीकोटा का युद्ध से कौन सत्ता में आया, तो वह अराविडु वंश सत्ता में आया। ठीक है, अब यहाँ पर वन लाइनर रिवीजन है, इनको भी देख लेते हैं ताकि फटाफट से में रिवाइज हो जाए। तो 1336 में क्या होता है, विजयनगर की स्थापना होती है। इसके संस्थापक कौन है, हरिहर और बुक्का है। आध्यात्मिक गुरु विद्यारण्य है। 1347 में बमानी राज्य की स्थापना होती है। देवराय सेकंड, आगे आगे पूछा गया है, देवराय सेकंड क्या है, संगम वंश का सबसे महान शासक है। और कृष्ण देव राय विजयनगर जो है ये विजयनगर का महानतम शासक है। अमुक्त माल्यदा किसने लिखी है, ये कृष्ण देव राय ने लिखी, और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसमें विजयनगर की हार होती है और दूसरा संघ जीत जाता है। 1570 में अरावली वंश की स्थापना होती है और हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो में बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने लिखवाए हैं, वो आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि इस विजयनगर के बारे में अगर कहीं सवाल आता तो यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट जरूर कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। बेटा जो बच्चे चैनल से नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा
कमेंट कीजिएगा और दूसरे साथी को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद मिलेंगे फिर हम अपनी किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।